हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। गुड इवनिंग, नमस्कार, जो भी आप समझे, जब कंफर्टेबल लगे उस भाषा में आपको सत श्री अकाल, नमस्कार। आज का ये जो लाइव सेशन हमारा होने वाला है ये है सीडीपी बाल विकास का। जी हाँ, ये कक्षा 6वीं होने वाली है। बाल विकास की अवधारणा यानी कि हमारी जो इकाई 1 है बाल विकास की, वो अब अंतिम समय पर है, अंतिम सीमा पर है। यानी इसके बाद बस एक क्लास और आएगी, यानी 6वीं के बाद 7वीं क्लास होगी बाल विकास की। उसके बाद बाल विकास सीडीपी जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण या फिर गणित शिक्षण स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने कई विषय जो है कवर अप किए हुए हैं, आपको मिल जाएगा चैनल पर वीडियो, और चैनल पर साथ ही साथ ऐप पर ही मिलेगा सबको स्पेशली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जिन्होंने भी कोर्स परचेस किया है, तो जो लोग लेट से जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबको बता दूं कि आज की जो हमारी कक्षा होने वाली है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की कक्षा होने वाली है, जहां हम बाल विकास की अवधारणा प्रथम इकाई की बात कर रहे हैं। इसमें ये जो परीक्षा है एमपीटीटी वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा, जी हाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की जो सितंबर में होने जा रही है, उसमें भर्ती के लिए हमने ये कोर्स चालू किया है, जहां पर बहुत सारे बच्चे इनरोल हैं। आप सब भी इनरोल हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं खरीदा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, वहां से आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी बाल विकास सीडीपी, बाल विकास की अवधारणा। इस विषय पे चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। बता दूं कोर्स के बारे में, बता दूं कोर्स बहुत इजी है आपको परचेस करना। नोट्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यू, ये सब कुछ अवेलेबल होगा आपको बस इस ऐप में, इस कोर्स में। कोर्स पे अभी ऑफर चल रहा है 15 अगस्त का, जिसमें 33% तक की छूट है आपको। जी हाँ, 33% की रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे का छूट चल रहा है, भारी छूट। तो अगर आप कोर्स परचेस करें, अभी इनरोल करें, तो आपको ये फायदा मिल जाएगा। चलिए शुरू करें और बात करें हमारे आज के इस टॉपिक की। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। जितने भी लोग भाई लेट से जुड़ रहे हैं, अभी अभी आए हैं, उन सबको बता दूं कि भाई जुड़ते ही पहले वीडियो को लाइक करना है, इस सेशन को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना। ये चैनल एकमात्र पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेगा शिक्षक भर्ती के लिए। जी हाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, सीटेट का पेपर 1 दिसंबर में जो अभी होने जा रहा है, उस पर भी पूरा फोकस होगा। उसका भी कोर्स हम लॉन्च करेंगे, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो बात करें हमारे इस 5वें टॉपिक की, जो कि है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपने डीएलएड की परीक्षा दी है, अगर आप डीएलएड पढ़े हैं, तो आप इस टॉपिक को पहचान गए होंगे। ये वही टॉपिक है जो हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। जी हाँ, संज्ञान अधिगम बाल विकास में भी ये टॉपिक मिलेगा आपको, बाल्यावस्था एवं बाल विकास में भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। जी हाँ, तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो वृद्धि होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक, जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास के बीच अंतर क्या होता है पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसके पहले की क्लासेस में, हम क्लास 2nd या 3rd हमारी होगी जिसमें हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कि वो फैक्टर्स जिनसे ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मूथली सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो फटाफट जो जानकारी थोड़ी देनी थी वो मैंने आपको फटाफट दिया, ताकि बाकी लोग सेशन से जुड़ें, तब तक आप लोग कुछ जानकारी लें। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, ये सेशन है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर। यानी ऐसे कारक, ऐसे कारण जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। याद रखना, ये नहीं बोला कि अच्छे से प्रभावित करते हैं, यानी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ये नहीं पूछ रहा। नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे, ये नहीं पूछ रहा। क्या पूछा जाएगा भाई? प्रभावित करने वाले कारक। यानी अगर कोई चीज नहीं हो, जैसे बच्चे को देखभाल ना दी जाए तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा। देखभाल नहीं दोगे तो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। देखभाल दोगे, उसको देखभाल करोगे तो सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। यानी देखभाल से बच्चे का विकास प्रभावित होता ही है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वृद्धि और विकास प्रभावित होंगे, उन कारकों की बात करेंगे, क्योंकि इनके कारक वृद्धि को हो सकता है सकारात्मक रूप से प्रभावित करें, हो सकता है नकारात्मक रूप से प्रभावित करें, बस प्रभाव पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं उन कारकों के बारे में। पहले तो एक साथ वो जो कारक हैं, 5 कारक, उनको हम समझ लेते हैं कौन से कारक हैं। इसके बाद इन पे एक एक कारक पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कारक है वो है वंशानुगति, अनुवांशिकता, हेरिडिटी जिसे कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक्चुअल में ये जेनेटिकल होता है। जेनेटिकल का मतलब ये होता है कि ये आपको वंश से मिलेगा, पीढ़ी से मिलेगा। यानी कि अगर माता पिता में कोई प्रॉब्लम है, जैसे माता पिता की हाइट बड़ी नहीं है, तो बच्चे की भी हाइट बड़ी नहीं होगी, तो इसके लिए हम बच्चे को दोष नहीं ठहरा सकते। तो बच्चे के अंदर वो गुण आना ही आना है। यदि माता पिता बहुत लंबे हैं मान लीजिए, तो बच्चे की भी हाइट लंबी हो सकती है, मैक्सिमम चांस होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। पर जरूरी नहीं है कि माता पिता से ही मिले, हो सकता है दादाजी का गुण आ सकता है, हो सकता है परदादा का आ सके। तो ये जनरेशनल चलता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ियों में से किसी का भी गुण जो है सामने आ जाता है बच्चे में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो
अनुवांशिकता यही है, वंशानुगति, अनुवांशिकता, हेरिडिटी यही है कि इसमें भाई आपको बहुत सारे गुण जो है वो अनुवांशिक मिलते हैं, यानी अपने जो जनरेशनल पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है उनसे मिलते हैं, हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, फोर फादर्स यानी पूर्वज, माता पिता, उनसे मिलते हैं। ठीक है। दूसरा कारण जो है वातावरणीय कारक यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जी हाँ, वातावरण, जिस वातावरण में आप रह रहे हो, जिस माहौल में आप रह रहे हो, उससे भी विकास प्रभावित होता है। आप देखिएगा जो लोग साउथ में तरफ रहते हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर तरफ रहते हैं, उनकी आपको हाइट, उनकी आपको कलर, इन सब में आपको फर्क नजर नहीं आता? बिल्कुल नजर आता है। देखा होगा आपने, जम्मू कश्मीर तरफ आपको सारे व्हाइट लोग मिलेंगे, साउथ में अधिकतर आपको ब्लैक काले काले लोग मिलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट में, जिस वातावरण में पले बड़े हैं भाई, उसमें फर्क पड़ता ही पड़ता है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग आप देखोगे, जो पहाड़ों पर रहते हैं उनकी हाइट छोटी होती है, चेहरा गोल होता है, नाक ऐसी थोड़ी सी चपटी जैसी होती है। नागालैंड देखो, मिजोरम देखो, है ना। क्यों भाई? क्योंकि वो पहाड़ों पर रहते हैं तो उनकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उस वातावरण ही ऐसा है। पहाड़ पे लंबे लंबे लोग उस माहौल के लिए सही नहीं होंगे। ठीक है। तो याद रखिए, वातावरण के कारक भी बाल विकास पर प्रभावित करते हैं। ऐसा बच्चा जो झोपड़पट्टी इलाके में रह रहा है, जहां गंदगी बहुत है, स्लम एरिया में, फिर आप देखना वहां पर क्या हाल होगा। या फिर ऐसा बच्चा जो आपको झोपड़पट्टी इलाके में नहीं रहे, वो बच्चा कहां रहे? जो एकदम बढ़िया जगह पे, पॉश महलों में रहे, अच्छे साफ सुथरी जगह पर रहे, फिर उसका माहौल आप देखना, या उस बच्चे का विकास आप देखना कैसा रहेगा। ठीक है। तीसरा जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जी हाँ, हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो हार्मोन्स है वो डिसाइड करेगा कि हमारा विकास होगा कि नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हमारे शरीर में ऐसे कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, कई सारे ऐसे ग्रंथियां होती हैं जिनसे कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और हमारे शरीर का विकास होता है। अगर वो हार्मोन नहीं निकला तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, प्रभावित हो जाएगा। ज्यादा निकल गया, कुछ ज्यादा ही विकास हो जाएगा। बहुत कम निकला, बहुत कम विकास होगा। निकला ही नहीं तो कोई विकास ही नहीं होगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं बाल विकास को प्रभावित करने में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। वृद्धि को, विकास को प्रभावित करने में। फिर आती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कुछ ऐसी ग्रंथियां भी होती हैं जिनसे हमारे शरीर का बाहरी विकास प्रभावित होता है। जैसे कि हमारे मुंह में सलाइवा वाली ग्रंथि होगी, जहां से सलाइवा यानी थूक निकलता है। भाई सलाइवा, थूक से ही तो हमारा पाचन होता है ना। कि सलाइवा के अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे खाने को पचा सकता है, खाने को वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है, यानी हम जो भी खाना खाते हैं उसको टुकड़ों में तोड़ के आसान बना देगा, पचने लायक, है ना। तो ये सलाइवा से हो पाता है। तो वो हमारे शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर जैसा है, तो इसलिए हम उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर के अंदर हार्मोन्स। बाह्यस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड, शरीर के बाहर के हार्मोन्स। ठीक है। और पांचवा जो है अन्य प्रासंगिक कारक, अदर कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे ये सब कारणों को छोड़ के कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो पूरी तरह से निर्धारित करेंगे कि हमारी वृद्धि या हमारा विकास किस प्रकार से होगा। यानी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के लिए कुछ और भी फैक्टर्स, कुछ और भी कारक होते हैं जो हमारे वृद्धि को और विकास को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। ठीक। तो ये 5 फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। अनुवांशिकता, वंशानुगति या फिर अनुवांशिकता, वातावरणीय कारक, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां और अन्य प्रासंगिक कारक, अदर कंटेक्चुअल फैक्टर्स भी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स है, ये 5 कारक है जिनसे हमारी बुद्धि, वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। ठीक है। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़े, अब एक एक को समझेंगे। सबसे पहले हमारा जो है वो है वंशानुगति यानी कि अनुवांशिकता, हेरिडिटी। इसको डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, कैसे होता है और ये कैसे वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। देखिए इधर ध्यान से। नंबर 1 बात, भाई बच्चों को विकास को प्रभावित करने के लिए कारकों में अगर देखा जाए तो अनुवांशिकता जो है या अनुवांशिकी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कौन कौन से विकास को प्रभावित करता है, किस प्रकार के विकास और वृद्धि को? तो बच्चों की लंबाई, बच्चों का वजन, ठीक है, बच्चों का भाई सामान्य शारीरिक बनावट जो रहेगा, ये सब कुछ अनुवांशिकता से प्रभावित होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो अनुवांशिकता है या जो वंशानुगति है भाई, इससे किस प्रकार का विकास प्रभावित होगा, है ना, इस पे किस प्रकार का विकास या किस प्रकार की वृद्धि में फर्क पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो बौद्धिक क्षमता, ठीक है, फिर यानी बच्चा कितना होशियार रहेगा, कितना कम होशियार रहेगा, कितना ज्यादा होशियार रहेगा, ये अनुवांशिक होता है। यानी माता पिता अगर ज्यादा होशियार है तो बच्चे भी होशियार होंगे, माता पिता कम होशियार है तो बच्चे भी कम होशियार होंगे, ऐसा होता है। देखिए तो बौद्धिक क्षमता। दूसरा लंबाई, भाई लंबाई भी डिपेंड करती है, जो लंबाई होती है, हाइट जो होती है वो भी अनुवांशिकता के अंदर ही आती है। वजन, कईयों को तो आपने देखा होगा जिनके माता पिता एकदम
वो हट्टे कट्टे होते, हेल्दी होते, बच्चे भी उनके आपको वैसे ही हेल्दी मिलेंगे अधिकतर, अधिकांश। सामान्य शारीरिक बनावट जो होगी, हाथ पैरों की बनावट, शरीर की जो बनावट होगी, वो भी हमारे अनुवांशिकता पर निर्भर करती है बहुत हद तक। यानी माता पिता से ही हमारा शरीर का स्ट्रक्चर भी मैच कर जाता है, ठीक है। जैसे माता पिता की बनावट होगी, पूर्वजों की बनावट होगी, वैसे ही बनावट हमारे अंदर भी देखने मिलती है, तो ये अनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं भाई, ये सब जो है फर्क डालती हैं, ठीक है। ये सब के सब बौद्धिक क्षमता, लंबाई, वजन, सामान्य शारीरिक बनावट, ये सब जो कारक हैं भाई, ये अनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं, अनुवांशिकी या फिर अनुवांशिकता के अंतर्गत ही आते हैं, और इनसे शरीर पर बहुत फर्क पड़ता है, विकास पर बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी बात, माता पिता से जो हमें विरासत अनुवांशिकता मिलती है, माता पिता के भाई डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम हमको मिलते हैं, तो हम माता पिता के ही अंश होते हैं एक प्रकार से, है ना। तो माता पिता से हमें विरासत में अनुवांशिक संरचना शरीर और मस्तिष्क के मील के पत्थर के समान प्रतीत होती हैं, जो विकास को प्रभावित करती हैं। मील के पत्थर का हिसाब से होना का मतलब क्या है, जो माता पिता से हमें अनुवांशिकी संरचना मिलेगी, वो हमारे शरीर और बुद्धि दोनों में मील का पत्थर साबित होगी। यानी शरीर और बुद्धि पूरी तरह से माता पिता के अनुवांशिक पर ही निर्भर करता है। यानी माता पिता का जो शरीर है, माता पिता का जो भाई बनावट है, माता पिता से हमें वो सारे गुण मिलेंगे, ठीक है। तो ये अनुवांशिकी होगी, और ये बदली नहीं जा सकती, ये कन्फर्म है। अगर माता पिता की हाइट ज्यादा थी और बच्चे की भी हाइट ज्यादा हो रही है, तो आप उसको रोक नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। या माता पिता की हाइट उतनी नहीं है, तो आप बच्चे की हाइट को जबरदस्ती नहीं बढ़वा सकते भाई, क्योंकि वो अनुवांशिकी है, वो गुण आपसे ही मिला है उनको, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो माता पिता से विरासत में मिली अनुवांशिक संरचना जो है, वो हमारे शरीर और मस्तिष्क, हमारे दिमाग और शरीर के लिए एकदम मील का पत्थर साबित होती है, उससे ही चेंज होता है, उससे ही बदलाव आता है। पर एक बात ध्यान में रखना, 100% ये भी गारंटी नहीं है कि माता पिता की हाइट ज्यादा थी तो बच्चे की भी होगी, या माता पिता की हाइट छोटी थी तो बच्चे की भी हाइट छोटी होगी, ऐसा 100% गारंटी नहीं है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखने मिला है कि ऐसा नहीं होता, माता पिता से भिन्न गुण भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उस वक्त पिताजी के गुण नहीं मिलते, उस वक्त हमारे दादाजी की अनुवांशिकी आ जाती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि भाई कई बार माता पिता के गुण ना आके हमारे अंदर हमारे पूर्वजों के गुण आ जाते हैं। क्योंकि अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी है, आपने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, तो ऐसा होता है कि पूर्वजों के गुण कभी भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता के गुण आएंगे, हो सकता है दादाजी के गुण बाद में दिखाई दे पोते में ना अपने, है ना। ये हो सकता है परदादा जी के गुण भी आ जाए, ऐसा होता है। पूर्वजों के गुण बहुत समय बाद भी देखने मिलते हैं, कई कई जनरेशन बाद भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह से बीमारियों का भी ट्रांसफर हो जाता है। यानी अगर मान लो बीमारी थी किसी पूर्वज में, तो वो बीमारी बाद में भी दिखाई पड़ जाती है आने वाली जनरेशन में, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी, या फिर हो सकता है एनीमिया, सिकल सेल, जिसमें खून की कमी हो जाती है, ब्लड सेल नहीं बनते, उसकी बीमारी। ऐसी बीमारी आपको बाद में देखने मिल जाती है, ठीक है, आगे के वंश में ऐसा होता है, ठीक है। और क्या, और कुछ बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कुछ हद तक रोगों के प्रति संवेदनशीलता, जैसे वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, अस्थमा और मधुमेह अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। यानी ये जो इस टाइप की आपको बीमारियां दिख रही है ना, ये भी जो है अनुवांशिकता पर निर्भर करती हैं। यानी माता पिता से अच्छे गुण तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ जो बीमारियां होती हैं, जो खराब गुण होते हैं, वो भी अनुवांशिक तौर पर मिल जाते हैं। गारंटी इसकी भी नहीं है कि भाई दादाजी को बीमारी थी कोई, तो पोते को भी बीमारी हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन गारंटी ये भी नहीं है कि नहीं होगी, हो भी सकती है। कई दफा ऐसा देखने मिलता है कि वो बीमारी आगे की जनरेशन में देखने मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कहा जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि सेम कास्ट में, सेम जातियों में शादी नहीं होनी चाहिए, इंटर कास्ट मैरिज होनी चाहिए। दूसरे जाति में शादी करेंगे ना, तो बीमारियां होने के चांसेस कम होंगे, खराब वाले गुण आने के चांसेस कम होंगे। अगर इंटर कास्ट मैरिज की जाए, दूसरे जातियों में शादी किया जाए, विवाह किया जाए, तो ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, ठीक है। बाकी चॉइस तो आपकी है, ठीक। तो कुछ हद तक रोगों के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे अनुवांशिकता के ऊपर। और एक बात क्या, इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत लक्षण भी अनुवांशिक कारकों से प्रभावित होते हैं। व्यक्तिगत लक्षण का मतलब क्या भाई, गुस्सा करना, है ना, हमेशा खुश रहना, सबकी सहायता करना, दयालु वाला, ये जो गुण होते हैं ना कुछ कुछ, ये भी अनुवांशिक मिलते हैं। ये व्यक्तिगत गुण हो गए, पर्सनल, यानी कुछ पर्सनल कारण भी आपको होंगे, व्यक्तिगत लक्षण भी होंगे। तो यहां पर मैंने क्या क्या बता दिया भाई, हमने क्या क्या सीख लिया कि अनुवांशिकता में क्या क्या होता है। तो पहली बात कि भाई अनुवांशिकता में हमें कुछ ऐसे गुण मिलते हैं अनुवांशिक तौर पर, जैसे कि लंबाई, वजन, है ना, आकार, सामान्य शरीर की बनावट, ये सब चीजें जो है अनुवांशिक तौर पर हमें माता पिता से प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा क्या, माता पिता से विरासत में हमें अनुवांशिक संरचना, जैसे कि हमारा शरीर और मस्तिष्क जो होता है, यानी हमारे शरीर की बनावट और हमारे दिमाग की बनावट, दिमाग मतलब व्यक्ति या बच्चा कितना होशियार हुआ कितना नहीं, ये भी अनुवांशिक
आनुवांशिकता पर ही निर्भर करता है। तो आनुवांशिकता बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बहुत एक मेन फैक्टर है, यानी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में से एक कारक सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आनुवांशिक, सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए जब भी देखोगे आप वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले इसी कारक की बात होती है, सबसे पहले इसी कारक को बताया जाता है। क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा कि कुछ बीमारियां जो होती हैं, कुछ रोग जो होते हैं, वो भी हमें मिल जाते हैं माता पिता से, पूर्वजों से, ठीक है। तो जो हमारे आगे चल के हमारी वृद्धि को, विकास को प्रभावित करते हैं। कई बीमारियां जैसे कि वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, अस्थमा, मधुमेह है ना, अनीमिया, सिकल सेल जिसे हम कहते हैं, खून की कमी वाली बीमारी, ये भी जो होता है हमारे पूर्वजों से हमको मिल जाता है। तो ये भी आनुवांशिक तौर पर मिलते रहता है। और इसके अलावा कुछ पर्सनल गुण, कुछ व्यक्तिक गुण भी होते हैं, कुछ पर्सनल व्यक्तिक इंडिविजुअल, है ना, वो भी गुण मिलते हैं। जैसे कि कोई बहुत से ज्यादा पिताजी को बहुत गुस्सा आता था, बेटे को भी वही होगा, सेम टू सेम, है ना, ऐसा होता है। कई बार चेहरे की बनावट भी माता पिता पर चली जाती है, होता है ऐसा। माता पिता के साथ हमारे स्किन का कलर, रंग भी मैच करता है बहुत हद तक, बहुत बार, है ना, ये भी चीजें होती है, ठीक। तो चलो थोड़ा और आगे देखें और आगे बढ़े। दूसरा जो कारक है हमारा वातावरणीय कारक। दूसरा कारण क्या है? कारक जो है वातावरणीय कारक, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। वातावरण में जो चीजें होती हैं उससे कुछ फर्क पड़ता है, उसी की बात करते हैं। सबसे पहली बात भाई पोषण, यानी अगर किसी बच्चे को अच्छा पोषण मिलेगा तो उसका भाई विकास बहुत अच्छे से दिखाई देगा आपको, उसकी वृद्धि भी अच्छे से दिखाई देगी। उदाहरण के तौर पर एक मजदूर का बच्चा देखना, जो छोटे बच्चे होते हैं मजदूर के बच्चे देखना, वो आपको कैसे दिखेंगे? थोड़े से आपको काले दिखेंगे, उनका रंग एकदम थोड़ा सा काला होगा। उनकी यहाँ की हड्डियां, ये रिबकेज जो होते हैं ना हमारे, हड्डियां दिखाई देती हैं, सीने की हड्डियां पूरी सी दिखती हैं, रिबकेज जिसको बोलते हैं, अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं, वो दिखाई देता है। और बहुत पतले होंगे आपको, उनकी हड्डियां दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा, उनका पोषण उतना नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से वो अक्सर बीमार रहेंगे, उनकी नाक बहती दिखेगी आपको, मक्खियां भिनभिनाती हुई दिखेंगी, है ना। और वो दिखेगा पूरे कपड़े भी नहीं पहनते हैं ढंग से, मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते उनके माँ बाप। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं ये, बट ये वो हो, उनके साथ ये चीजें अक्सर देखने मिलती है। इस कारण से उस बच्चे को देखना। और फिर जो बच्चा भाई एक अमीर घर पैदा हुआ है, मिडिल क्लास में पैदा हुआ है, माँ बाप उसको नहला धुला के बढ़िया से साफ सुथरे कपड़े पहना के, अच्छे से कंघी तेल वगैरह लगा के बढ़िया से कंघी करके, कितना बेहतरीन तरीके से वो रहता है, चप्पल जूते पहन के बढ़िया घूमने जाता है, बढ़िया से कपड़े पहनता है, अच्छे से खाना पीना, नाश्ता, लंच, ब्रेकफास्ट, ये सब खाता है, दूध पीता है, फल खाता है, पौष्टिक सब्जियां खाता है, ड्रॉबैक्स कहते हैं ड्राई फ्रूट्स खाता है, बॉर्नविटा पीता है, ये सारी चीजें। तो जिस बच्चे को पोषण प्राप्त होता है, ठीक है, तो स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं बच्चे और मां को प्रभावित करती है। यानी जिन बच्चों को ऐसे अलग अलग माहौल मिलेगा, उनका वृद्धि और विकास भी आपको अलग अलग दिखाई देगा। दूसरा, मां की आयु। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर में से एक है। कम उम्र में शादी को इसलिए बैन किया गया है कि भाई 21 साल से कम उम्र की महिला की शादी नहीं होनी चाहिए। पहले 18 वर्ष थी, पहले 16 थी, फिर उसको 18 किया गया, अब 18 से 21 कर दिया गया है। यानी 21 वर्ष से कम उम्र की किसी महिला की शादी होती है तो ये इलीगल है, संवैधानिक तौर पर ये मान्य नहीं, असंवैधानिक चीज हो गई, क्राइम हो गया, ये तो बाल विवाह हो जाएगा, ठीक है। तो माँ की आयु, अगर कोई माँ, कोई मान लो कोई महिला, कोई लड़की कम उम्र में माँ बनती है, 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में अगर वो माँ बनती है, ठीक है, जल्दी विवाह होता है, गर्भवती होती है, तो वो खुद ही अभी अपने डेवलपमेंट के स्टेज में, यानी उस महिला का खुद ही डेवलपमेंट हो रहा है, उस लड़की का 16-17 साल की है, तो वो बच्चे का, उसके अंदर पल रहा बच्चा, उसका डेवलपमेंट कैसे कर पाएगी? और मान लो उसके बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो उसके शरीर से ही सारा पोषण जाएगा। तो या तो माँ पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी, या बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चा पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। तो इस उम्र में जो है गर्भवती होना, माँ बनना बहुत खतरनाक होता है, ठीक। तो 17 वर्ष की आयु की माताओं के प्रजनन अंग पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाते, एवं इसके लिए आवश्यक हार्मोन प्रजनन इष्टतम स्तर पर नहीं होते हैं। यानी बच्चे का सही ग्रोथ हो माता के गर्भ में, और सही तरीके से माता गर्भवती हो जाए और उसका ग्रोथ अच्छे से हो, स्वस्थ बच्चा हो, तो इसके लिए माता का एक सही उम्र होना आवश्यक है, ठीक है। इस आयु में, इस 17-18 वर्ष में, 16 वर्ष में, इस आयु में माता जो है उतनी, कह सकते हैं आप, वैसा क्या परिपक्व नहीं होती, उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स, ऐसी पोषक तत्व नहीं होते जो बच्चे का पालन कर सके, ठीक है, ये सही से उसका गर्भधारण हो सके, उसका बच्चे को, एक सही बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए माता की आयु भी प्रभावित करती है। कम उम्र में जो महिलाएं मां बनती हैं, आप देखेंगे उनके बच्चे भी बहुत हद तक कमजोर ही होते हैं, उनमें पोषण की बहुत कमी मिलेगी आपको, देखेंगे तो आप, उसका वृद्धि और विकास प्रभावित होगा, उस बच्चे का भी, माता का तो होगा ही होगा, बच्चे का भी, ठीक है। तीसरा, एक्सरे एक्सपोजर, एक्सरे एक्सपोजर अनावरण, ठीक है। जब कभी हड्डी टूटती है तो उसका एक्सरे किया जाता है। एक्सरे क्या होती है? वो हमारी चमड़ी के आर पार तो जा सकती है पर हड्डी के आर पार नहीं जा पाती।
ठीक है। तो हमें एक फोटो ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, या कुछ उल्टा होता है, अभी मैं इतना जानकार तो नहीं हूँ मेडिकल साइंस का, या फिर ऐसा होता है कि हड्डी के आर पार चली जाती है रेज और चमड़ी के आर पार नहीं जा पाती, ऐसा कुछ होता होगा, तो जिसकी वजह से आपको निशान छप जाता है। वो ब्लैक फिल्म में आपने देखा होगा, एक्सरे छप जाती है हड्डी की फोटो, तो समझ में आ जाता है कहाँ पे हड्डी क्रैक है, पता चल जाता है कहाँ हड्डी टूटी हुई है। बट ये जो एक्सरेज होती हैं, ये एक्सरेज थोड़ी सी हानिकारक होती हैं। यानी अगर बार बार हमारा शरीर का एक्सरे होगा, बार बार हमारा हाथ पैर टूट रहा है, उसका बार बार एक्सरे कर रहे हैं, खासकर बच्चों का, तो उस एक्सरे से कई बीमारियां भी हो जाती हैं, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बार बार बच्चों के एक्सपोजर विकिरण से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यानी इस बच्चे का बार बार एक्सरे होगा, जिन लोगों का बार बार एक्सरे होता है, खासकर बच्चों का, उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, क्योंकि वो एक्सरेज यानी जो एक्स रेज, रेज मतलब किरणें, तो वो जो किरणें निकलती है ना, वो किरणें हमारे शरीर पर, स्किन पर, चमड़ी पर रिएक्शन करती हैं। इससे कैंसर तक की बीमारियां होने का खतरा होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसलिए बार बार हड्डी टूटे तो पहुंच के मजे मजे में एक्सरे नहीं करवाना है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एक्सरे जो है एक दो बार के लिए ठीक है, लेकिन बार बार अगर एक्सरे एक्सपोजर होगा, बार बार एक्सरे की किरणें आएंगी, तो उन विकिरण से, उन किरणों से भाई बीमारी होने का खतरा होता है। हमारा बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, ठीक। और कुछ फैक्टर्स की बात करें तो देखिए, और अगला फैक्टर इसमें भाई मदिरापान और धूम्रपान। जी हाँ, मदिरापान और धूम्रपान ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि कोई मद्यपान यानी कि शराब पीता है, स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, तो इस स्थिति में जैसे माता, अगर माता जो है शराब पी रही है, अब बच्चा गर्भ में है, ठीक है, या फिर माता जो है तंबाकू खा रही है, भाई सिगरेट पी रही है और बच्चा गर्भ में है, तो इसका फर्क पड़ेगा बच्चे के ऊपर, सीधा सीधा पड़ता है बच्चे के ऊपर फर्क। जी हाँ, इस स्थिति के लक्षणों से में प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर होने वाली वृद्धि में तथा मंदबुद्धिता शामिल है। जी हाँ, जो माता शराब पीती है, जो माता भाई स्मोक करते हैं, यानी कि सिगरेट बीड़ी ये सब पीते हैं, तो इससे बच्चे के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बच्चे का मंदबुद्धि होना, बच्चे का शारीरिक तौर पर कमजोर होना, ये लक्षण दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। इसमें शारीरिक विकृतियां भी शामिल होती है, मतलब हमारे शरीर में डिफेक्ट रहेगा, शरीर में खराबी रहेगी। कैसी खराबी? कि जैसे कि नींद की हमें गड़बड़ी हो सकती है, नींद नहीं आएगा बच्चे को। जन्मजात हृदय रोग यानी हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, पैदा होते ही हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी। विकास में मंदता यानी जो बच्चे का विकास होगा बहुत धीमी गति से होगा। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता और विकास मंदता को कम करते हैं, यानी कि बच्चे की बीमारी से लड़ने की शक्ति और जो हमारा विकास होता है उसको धीरे कर देते हैं, ठीक है, और बीमारी से लड़ने की शक्ति को भी कम कर देते हैं, ठीक। ये कब होता है? जब कोई महिला मद्यपान या मदिरापान मतलब शराब वगैरह पीना, अल्कोहल कंज्यूम करना, और धूम्रपान यानी कि सिगरेट बीड़ी पीना, ये सब है ना, सिगरेट बीड़ी हुक्का जो भी ये नशा होता है, ये सब करने से बच्चे के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने विकास के चरण में ये पढ़ा था कि बच्चे का विकास जन्म से नहीं, जन्म के पहले से शुरू हो जाता है, माता के गर्भ में ही। तो माता के गर्भ में रहेगा बच्चा और माता शराब पिएगी और सिगरेट पिएगी, तो इसका आपको असर तो दिखाई देगा बच्चे के ऊपर, बहुत हद तक बच्चे के ऊपर बुरा असर हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले फैक्टर की ओर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने बात किया कि यदि प्रसव पूर्व या फिर प्रसव के समय बाद बच्चे की जो माता होती हैं वो मदिरापान करती हैं या फिर धूम्रपान करती हैं, तो बच्चा जब गर्भ में है तो इससे पूरा विपरीत प्रभाव पड़ेगा बच्चे की बुद्धि के ऊपर, बच्चे के विकास के ऊपर, और जन्मजात तो कुछ विकृतियां भी मिल सकती है, यानी पैदा होते ही कुछ डिफेक्ट, खराबी शरीर में आ सकती है, जैसे कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की खराबी। बच्चे का विकास नहीं होगा, बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, बच्चे को हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, पैदा होते ही बचपन से ही हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यदि इनमें से कुछ होता है, यानी कि जो गर्भवती माता होती है वो मदिरापान करती है या फिर धूम्रपान करती है, तो ये सारे असर देखने मिल सकते हैं। बढ़ते अगर अगले कारण की ओर बात करें, अगले कारक की बात करें तो वो है पर्यावरण प्रदूषण। जी हाँ, प्रदूषित वातावरण में रह रही महिला जो गर्भवती है या प्रदूषित वातावरण में पैदा हुआ बच्चा जो जस्ट अभी पैदा हुआ है या वहां पर पल बढ़ रहा है, तो उसके शरीर में, उसके वृद्धि और विकास में आपको फर्क दिखाई देगा। जी हाँ, इसके कारण क्या हो सकता है कि प्रारंभिक 2 वर्षों में मानसिक विकास में मंदता आने की संभावना होती है। यानी कि अगर बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा जो शुरुआत के अपने 2 सालों में है, 2 साल की आयु में है, तो उसमें आपको ऐसा देखने मिलेगा कि बच्चे का विकास जो हो रहा है मंद गति से धीमी गति से हो रहा है। 2 वर्षों में मानसिक विकास में मंदता मतलब भाई धीमा हो जाएगा, जो विकास होगा ना वो धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कब? अगर बच्चा जो है पर्यावरण वाले प्रदूषित वातावरण में रह रहा है,
प्रदूषित वातावरण में, यानी कि आप देखो कई बार रेलवे स्टेशन के बाजू में, उस गंदे नाली गटर के बाजू में, स्लम एरिया में जिसे हम कहते हैं ना, झोपड़पट्टी वाले इलाके में, उस इलाके में अगर कोई रहता है तो उन बच्चों में शुरुआत की 2 सालों में मानसिक विकास में मंदता यानी धीमी गति से उसका मानसिक विकास होगा, ये आप देखोगे। साथ ही साथ इसमें कई तरह के शारीरिक दोष भी हो सकते हैं, कई प्रकार के शारीरिक दोष हो सकते हैं। भाई वैसे भी स्लम इलाके में, अगर झोपड़पट्टी के इलाके में रहेंगे तो मक्खी मच्छर ये सब बहुत होते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां होने के बहुत चांसेस होते हैं। साथ ही साथ बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा प्रभावित होता है। अब उस इलाके में बच्चों को ना ज्यादा खेलने की जगह होती है, उस इलाके में बच्चे के पास जो शुद्ध वायु शुद्ध हवा वो नहीं मिलती है, हमेशा बदबू आते रहती है। तो इन सब के वजह से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान में रखना है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और इससे सीधा सीधा बच्चे के विकास पर प्रभावित पड़ता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन सब चीजों से बचा जाए, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से आपको यहां पर रिपीट कर दूं कि हमने जो विकास के बारे में पढ़ा, यानी हमने जो विकास के कारक पढ़े, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? वंशानुगतता, अनुवांशिकता थी, ठीक है। तो अनुवांशिकता में हमने पढ़ा भाई कि अनुवांशिकता बहुत तरह से प्रभाव डालती है, सीधा सीधा प्रभाव डालती है बच्चे के ऊपर, ठीक है। जिसमें शरीर, मस्तिष्क, इन सबकी संरचना प्रभाव पड़ता है, माता पिता के लक्षण जो है वो आ जाते हैं। फिर हमने वातावरण के कुछ कारक पढ़ा, वातावरण कारक पढ़ा हमने कि पोषण, अगर सही पोषण मिले तो अच्छा विकास होगा। अब जहां मैंने बताया कि बच्चों को अगर सही तरीके से पोषण नहीं मिलता, खाना पीना नहीं मिलता, तो उसका विकास रुक जाता है। पर इसका ठीक उल्टा ऐसा होगा कि बच्चे को अगर सही पोषण मिले तो उसका विकास रुकेगा नहीं, विकास और बढ़ेगा, विकास और तेजी से होगा, बहुत पूर्ण रूप से होगा, अच्छे रूप से होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि आपको विकास का प्रभावित करने वाला कारक देखना है ना, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक। अब वो सकारात्मक कारक देखना है, नकारात्मक कारक का देखना है, ये नहीं बोला था। तो एक ही चीज अगर अवेलेबल होगी तो सकारात्मक अच्छा कारण, और नहीं अवेलेबल होगी तो नकारात्मक। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं, चलिए वातावरण में सबसे पहला पोषण, अगर पोषण अवेलेबल है, पोषण अगर मिलेगा बच्चे को तो सकारात्मक विकास, पोषण नहीं मिलेगा तो नकारात्मक विकास, है ना, यानी कि उसका विकास रुक जाएगा। यानी वृद्धि और विकास तो प्रभावित होंगे पोषण से, गारंटी है। पर अगर सही पोषण मिलेगा तो सकारात्मक विकास होगा, सकारात्मक वृद्धि होगी। पर सही पोषण नहीं मिला तो सकारात्मक विकास नहीं होगा, है ना, नकारात्मक विकास होगा, नकारात्मक वृद्धि होगी उसकी, ऐसा ध्यान रखना है। पोषण, माता की आयु, एक्सरे एक्सपोजर, और फिर क्या भाई इसमें मदिरापान, मद्यपान, धूम्रपान, ये सब करना, और पर्यावरण प्रदूषण, ये सारे फैक्टर्स, ये सब के सब जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के वृद्धि और विकास में। जी हाँ, तो ये हो गया भाई आज के लिए। इस सेशन में हमने जान लिया कि कौन से ऐसे कारण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगला जब सेशन होगा, यानी अगली क्लास, कल की क्लास में हम बात करेंगे अंतरस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, है ना, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और वो हमारे लेक्चर में, लाइव क्लास में इंक्लूड रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इन टॉपिक्स के ऊपर जैसे ये खत्म होंगे हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस बनाएंगे। 1-2 क्लास तो हमारी ऐसी होगी जहां सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाएंगे, गेस्ट क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, वो सारे टॉपिक सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा वो पूरा सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो पा रही है। क्लियर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, बचा हुआ चीज, उसके बाद हमारी इकाई खत्म हो जाएगी और फिर हम इसके बाद एक नया विषय स्टार्ट करेंगे, यानी ये विषय यहां पर इकाई खत्म करेंगे, दूसरे विषय की इकाई उठाकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी तक पर्यावरण का कोई इकाई नहीं हुआ है, तो पर्यावरण विषय स्टार्ट करेंगे। गणित, अंग्रेजी, हिंदी और ये बाल विकास सीडीपी ऑलरेडी हो चुका है, अब हम पर्यावरण को भी स्टार्ट करेंगे। तो पर्यावरण विषय भी हमारा इसके बाद चलेगा लाइव क्लास में, वो भी ध्यान रखेंगे। इनके सारे नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना, लाइव क्लासेस, ये सब ऑलरेडी हमारे चैनल के ऐप पर मौजूद है। सिर्फ ऐप पर याद रखिएगा, जिन्होंने भी कोर्स परचेस किया है वही उसको देख पाएंगे, ठीक। जिन्होंने अब तक कोर्स परचेस नहीं किया है, कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो भाई जैसे मैंने पहले ही बताया, कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान है। आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, उस ऐप की लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए और वहां पे जो जानकारी वगैरह फिलअप करनी है फिलअप कर दीजिए, मन चाहा कोर्स परचेस कर लीजिए। क्योंकि भाई सफलता बैच जो हमारी चल रही है इसमें लिमिटेड जगह ही दी जाएगी, बहुत सारे लोग नहीं जुड़े जाएंगे, और जो सबसे पहले लोग आएंगे उनको 30 नहीं 33% की छूट मिल रही है, 33.45 ऐसा कुछ मिल रहा है ना, 33% से ज्यादा की छूट मिल रही है, ध्यान रखेंगे। तो आपको लगभग 33% की छूट मिल रही है। इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन का ऑफर है इस समय। आपको इसमें मिलेगा क्या, नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। अभी ऐप पर ऑलरेडी हम अपलोड कर रहे जा रहे हैं लगभग 1000 क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज
इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अभी ऐप में अपलोड हो जाएगा, आज हो जाएगा, उसका पूरा तैयारी हमने कर लिया है। ठीक है, यानी पूरा बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और एक मजे की बात बताता हूं, ये एमपीटीटी का कोर्स की तैयारी जब आप करोगे तो ये कोर्स जो है 6 महीने के लिए वैलिड कर रखा है मैंने, यानी आज कोई कोर्स परचेस करता है तो उसको 6 महीने तक वैलिडिटी रहेगी। और दिसंबर में सीटेट का पेपर 1 होगा, दिसंबर में होगा, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उस पर भी एक विस्तार से वीडियो मैं बना रहा हूं सीटेट के ऊपर। तो भाई ये ध्यान में रखना कि आपको वो भी परीक्षा देनी है और उसका सिलेबस बिल्कुल 101% सेम होता है एमपीटीटी वर्ग 3 की तरह। यानी कि ये परीक्षा की तैयारी करते हो तो उस परीक्षा की तैयारी अपने आप हो जाती है, यानी एक कोर्स में आप 2 परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो, ये आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। तो जल्दी करें, कोर्स खरीदे। पहले आने वाले 100 पहले स्टूडेंट्स के लिए 33% की छूट है, 30% से हमने उसको 33% कर दिया है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सितंबर या अक्टूबर में होगी, उसके लिए पूरा कोर्स चल रहा है। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो लोग भी सीटेट एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, चैनल की लिंक पहुंचाइए, साथ ही साथ उनको लाइव क्लासेस में जोड़िए। और ये जो चैनल है ये पूरी तरह से शिक्षक भर्ती को ही डेडिकेटेड है। यहाँ यानी डीएड बीएड ऐसे कुछ वीडियोस नहीं आएंगे, यहाँ पर सिर्फ शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन, शिक्षक भर्ती के कोर्सेज, अलग अलग राज्यों की शिक्षक भर्ती की तैयारी, यही सब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये चैनल होने वाला है आपके करियर में। तो आपका करियर ये पूरी तरह से बना सकता है, सरकारी भर्ती, सरकारी शिक्षक होने का सपना ये पूरा कर सकता है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ अन्य क्लासेस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे और हमारा कोर्स जरूर परचेस करें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां हमें फॉलो जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहां नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह मिलती है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गुड नाइट सभी को, जय हिंद, जय भारत।